अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको खैरियत से रखे। आज से मैं यूट्यूब पर रिएक्शन का एक चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यह मेरी यूट्यूब पर रिएक्शन की पहली वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज की मेरी वीडियो ज़रा सीरियस टॉपिक पर है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जिस तरह की आप वीडियो देखना पसंद करेंगे उसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाऊँगा। उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में आना पड़ेगा और कमेंट्स करके मुझे बताना पड़ेगा जिस तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनमेंट की वीडियो लाता रहूँगा। आजकल पाकिस्तान में जिस तरह का हाल चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान में लोग भूख से मर जाएंगे। इस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब कुछ गलत है। पाकिस्तान इंशाल्लाह ना तो डिफ़ॉल्ट करेगा और ना इंशाल्लाह लोग भूख से मरेंगे। इसकी एक छोटी सी मिसाल एक वीडियो के ज़रिए आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसके बाद आप फैसला करें कि वाकई में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से इल्तिमास है कि मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बिना आपका वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, बिग सोचो में खुशामदीद। पाकिस्तान को कुदरत ने दिल खोल कर कुदरती वसाइल से नवाजा है और इसमें रेकॉर्डिक की मिसाल ताज में हीरे जैसी है। रेकॉर्डिक को पाकिस्तान की तरक्की का दरवाज़ा करार दिया जा रहा है। आखिर ये रेकॉर्डिक कहाँ वाक़या है, यहाँ कितना सोना और कितना तांबा है, इसके अलावा यहाँ कौन कौन सी धातें पाई जाती हैं, यहाँ से मादनियात अभी तक निकाली क्यों नहीं जा सकी, टीथान कॉपर कंपनी पाकिस्तान से क्यों नाराज़ हो गई थी और इस वक्त इस मंसूबे की सूरत हाल क्या है। दोस्तों, आइए इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ है? तो जनाब, रेकॉर्डिक बलूचिस्तान के ज़िला चागी का एक छोटा सा टाउन है जो सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा से तकरीबन 561 किलोमीटर शमाल मगरिब में ईरान और अफ़गानिस्तान की सरहदों के बिल्कुल करीब वाक़या है। सहराई इलाके में मौजूद रेकॉर्डिक के पहाड़ टेथियान का हिस्सा है। ये पट्टी हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, यूनान के बाद तुर्की, ईरान और पाकिस्तान से होती हुई भारत, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया और पापा न्यू गिनी तक जाती है। रेकॉर्डिक का शुमार गर्म मरतूब इलाकों में होता है जहाँ मौसम गर्मा में दर्जे हरारत 40 से 50 दर्जे सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है, जबकि सर्दियों में यहाँ -10 तक सर्दी पड़ती है। रेकॉर्डिक मकामी ज़बान में रेतली पहाड़ी को कहते हैं। यहाँ 1978 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने पहली बार सोने और तांबे के ज़खायर दरियाफ्त किए थे और फिर ये पता चला कि ये छोटा सा इलाका पाकिस्तान की तकदीर बदलने का ज़रिया बन सकता है, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक यहाँ सोने और तांबे के दुनिया के 5वें बड़े ज़खायर मौजूद हैं। कितना सोना और कितना तांबा है? अब आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ कितना सोना और कितना तांबा है। तो एक अंदाजे के मुताबिक रेकॉर्डिक में 1656 मिलियन टन सोने और 1352 मिलियन टन तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। अब यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि अगर पाकिस्तान के पास इतना ज़्यादा सोना है तो तमाम मसाइल फौरी तौर पर हल क्यों नहीं हो जाते। तो आपको बताएं कि ये काम इतना भी आसान नहीं। सोने को मट्टी, बजरी, रेत के अलावा तांबे और दूसरी धातों से अलग करना एक इंतहाई मुश्किल और महंगा तरीन काम है। पाकिस्तान के 1656 मिलियन टन सोने के ज़खायर की बात करें तो ये सारा खालिस सोना नहीं है, बल्कि इसमें दूसरे ज़र्रात, मट्टी वगैरह, तांबा और किस्म की अशिया भी शामिल हैं, जिनको ज़ाहिर है सोने से अलग करना एक मुश्किल काम है। सोना निकालने के लिए एक ख़ास तरीके के तहत कान से हासिल करदा मादों को एक मशीन से गुजारा जाता है, जिसे प्लेसर माइनिंग कहा जाता है। दूसरा एक तरीका हार्ड रॉक माइनिंग या बाई प्रोडक्ट माइनिंग कहलाता है, जिसमें चट्टानों को तोड़कर सोना सुरंगों के ज़रिए बाहर निकाला जाता है। इस तरह की माइनिंग में सोना मादनियात की तलाश में अव्वलीन नहीं बल्कि दूसरी तरजीह रखता है। इस कानकनी का बुनियादी मकसद तांबा, लोहा और दीगर धातुओं को निकालना होता है। यहाँ यकीनन आपके जहन में ये सवाल आएगा कि क्या सोना और तांबा
हर जगह एक साथ ही पाए जाते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। यानी जहाँ तांबा होगा वहाँ सोना ज़रूर होगा और सोना एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर होगा। यहाँ ये भी बता दें कि सोना किसी भी कीमियाई अमल से मसनूई तौर पर तैयार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सोने और तांबे के ज़खायर सिर्फ रेकोडिक में ही नहीं बल्कि पूरे ज़िला चाकी में फैले हुए हैं। इसी ज़िला के एक और टाउन सैंडक में भी चीनी कंपनी सोने और तांबे के ज़खायर पर काम कर रही है। सैंडक से सालाना 7.25 टन सोना और तांबा निकाला जा रहा है। पाकिस्तान ने 2002 से 2017 तक यानी 15 साल में यहाँ से $2 अरब का तांबा और सोना निकाला है। यहाँ एक बात और भी अहम है कि पाकिस्तान में दरियाफ्त होने वाली 50 में से 40 मादनियात के ज़खायर सिर्फ बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। सर्वे क्या कहते हैं? रेकोडिक के बारे में पाकिस्तानी और अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ मौजूद सोने और तांबे के ज़खायर की मजमूई मालियत 1 से 3 खरब डॉलर के दरमियान हो सकती है। कुछ माहिरीन का तो यहाँ तक भी ख्याल है कि अगर दीगर मादनियात को भी शामिल कर लिया जाए तो ये तखमीना इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इस बात की सच्चाई का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि टिथान कॉपर कंपनी यानी TCC ने यहाँ की मादनियात की मालियत का कम से कम तखमीना 260 अरब डॉलर तक लगाया था। यानी उसे भी यकीन था कि मामला 260 बहुत अरब बड़ी डॉलर। मालियत का है। लेकिन पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि जैसे ही यहाँ सोने और तांबे के ज़खायर का पता चला तब से अब तक यहाँ से 1 टन सोना और तांबा भी नहीं निकाला जा सका। टिथान कॉपर कंपनी TCC ने 2010 में हुकूमत पाकिस्तान को पेश करदा अपनी रिपोर्ट में बताया था कि यहाँ 2.2 अरब टन मादनी ज़खायर मौजूद हैं। रेकोडिक से मसलसल 56 साल तक सालाना 2 लाख टन तांबा और तकरीबन 8 टन सोना निकाला जा सकता है। यानी यहाँ 1 करोड़ 12 लाख टन तांबा और 448 टन के करीब सोना मौजूद हो सकता है। TCC की 2008 में सोसाइटी ऑफ जियोलॉजिस्ट में शाया होने वाली एक और तहकीक के मुताबिक रेकोडिक में मौजूद तांबे और सोने के ज़खायर आला तरीन क्वालिटी के हैं और यहाँ पर 1 करोड़ 80 लाख टन तांबा और 1000 टन सोना मौजूद है। इसका मतलब ये है कि TCC ने अपनी रिपोर्ट के बरक्स अपनी वेबसाइट पर तांबा 68 लाख टन और सोना 522 टन कम बताया है। माहिरीन का ख्याल है कि TCC की दूसरी रिपोर्ट को ही अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो भी रेकोडिक में दुनिया की 10वीं बड़ी तांबे और सोने की कान मौजूद है। कब और कौन सा मुआहदा हुआ? अब ज़रा इस मामला पर भी बात कर लें कि आखिर पाकिस्तान ने इन पहाड़ों से आज तक सोना और तांबा निकाला क्यों नहीं। तो जनाब 1978 में यहाँ सोने और तांबे के ज़खायर का जो ही पता चला फिर आने वाले 15 साल तक रिसर्च का खेल शुरू कर दिया गया। 1993 में बलूचिस्तान की हुकूमत ने ऑस्ट्रेलियावी कंपनी ब्रोकन हिल्स प्रोप्राइटरी मिनरल से माहिदा कर लिया। इस माहिदे को चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट का नाम दिया गया। इस माहिदे में ये तय पाया कि इस मुश्तरका मंसूबे में बलूचिस्तान का हिस्सा 25% और इस ऑस्ट्रेलियावी कंपनी का हिस्सा 75% होगा। बलूचिस्तान हुकूमत को 2% रॉयल्टी भी मिलना थी। ये भी तय पाया कि माइनिंग का लाइसेंस इसी कंपनी को मिलेगा जिससे माहिदा हुआ है। लेकिन यहाँ काम शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलियावी कंपनी ने खरीदो फरोख्त का गोरख धंधा शुरू कर दिया और BHM ने इंडोनेशियाई कंपनी ब्लिटन में जम होने का माहिदा कर लिया। इस कंपनी ने 1996 में 1000 मरबा किलोमीटर के इलाके में कानकनी के 10 लाइसेंस हासिल किए। इन 7 बरसों में इस मंसूबे पर रत्ती बराबर भी अमली काम नहीं हुआ। पाकिस्तान की किस्मत तो ना बदली लेकिन कंपनी ने अपने शेयर्स की मलकियत ज़रूर बदल दी। नई कंपनी BHP ब्लिटन ने माहिदा की कमज़ोर शिकों का फ़ायदा उठाते हुए अपने 75% शेयर्स अपनी ही सिस्टर कंपनी मिनकूर रिसोर्सेज को मुंतकिल कर दिए, जिसने बाद में टिथान कॉपर कंपनी पाकिस्तान रजिस्टर्ड करवा ली। बात यही ख़त्म नहीं होती बल्कि मामला ये निकला कि TCC कोई एक कंपनी नहीं बल्कि चिली की कंपनी एंटोफोगास्टा PLC और कनाडा की बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन का जॉइंट वेंचर है। यानी दोनों कंपनियां 50-50% शेयर की हिस्सेदार हैं।
یوں جو معاملہ BHPM آسٹریلوی کمپنی سے شروع ہوا تھا وہ TCC یعنی ٹیتھیان کاپر کمپنی پاکستان تک پہنچ گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عملی طور پر سونا اور تانبا نکالنے کے لیے کوئی بھی کام نہ کیا جا سکا۔ سونا اور تانبا کیوں نہیں نکالا جا سکا؟ ایک طرف غیر ملکی کمپنیاں کمپنی کھیلتی رہی تو دوسری طرف پاکستانی حکام بد انتظامی اور نااہلی کی تاریخ بھی رقم کرتے رہے۔ معاہدہ کرنے والی کمپنیوں نے 2006 تک کوئی کام نہ کیا، لیکن اس دوران ان کے معاہدے میں تبدیلیاں کر کے انہیں سہولیات دینے کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ کمپنیوں کی غیر قانونی خرید و فروخت اور منتقلی کا بھی کوئی نوٹس تک نہ لیا گیا۔ پاکستانی حکام نے کمال کی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے سن 2000، پھر 2002 اور آخر میں 2006 میں معاہدے میں مزید رعایتیں بھی دے دیں۔ کان کنی کے لیے دیے گئے علاقے کو 1000 مربع کلومیٹر سے بڑھا کر 13000 مربع کلومیٹر کر دیا گیا۔ TCC نے اپنی ساری باتیں منوانے کے بعد 2007 میں کام شروع کیا اور 2010 میں بلوچستان حکومت کو اپنی پہلی رپورٹ پیش کی، جس میں اس نے بتایا کہ ریکوڈک میں 2.2 بلین ٹن معدنی ذخائر ہیں، جن میں 1 کروڑ 16 لاکھ ٹن تانبا اور 660 ٹن سونے کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ اس دوران یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ TCC نے تو پاکستان میں دھاتوں کو پروسیس یعنی ریفائن کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی ہی نہیں، بلکہ وہ تو یہ کام پاکستان سے باہر کرنا چاہتی ہے تاکہ یہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ اس نے پاکستان سے کتنا سونا یا کتنا تانبا نکالا اور ہم ہاتھ ملتے ہی رہ جائیں۔ بلوچستان حکومت نے TCC کو اس بات کی اجازت نہ دی، جس پر یہ غیر ملکی کمپنی ناراض ہو گئی۔ بات کہاں بگڑی؟ 2011 میں ٹیتھیان کاپر کمپنی نے ترمیمی معاہدے کے تحت مائننگ لیز کی درخواست جمع کروائی تو بلوچستان حکومت کی لائسنسنگ اتھارٹی نے قوانین کی خلاف ورزی پر درخواست کو مسترد کر دیا اور یہیں سے معاملہ مزید بگڑ گیا۔ TCC نے فیصلے کے خلاف بلوچستان حکومت کے پاس اپیل کر دی جو مسترد کر دی گئی اور TCC سے معاہدے کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا اور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے بدعنوانی کے مقدمے کو مسترد کرتے ہوئے TCC کو ریلیف دے دیا، جس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا اور یہاں 3 رکنی بینچ نے TCC اور بلوچستان حکومت کے معاہدے کو ہی کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ BHP کو رعایتیں دینا ہی خلاف قانون تھا، یعنی وہ پہلی آسٹریلوی کمپنی جس سے یہ معاہدہ کیا گیا تھا، اور اس وقت کے گورنر کو معاہدے کی منظوری دینے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ یہ معاہدہ ملکی منرلز رولز اور ملکیتی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ TCC اس ناکامی کے بعد معاملے کو بین الاقوامی ثالثی ٹریبیونل میں لے گئی، جس نے 12 جولائی 2019 کو پاکستان پر $6 ارب کا جرمانہ عائد کر دیا، جس پر TCC نے برٹش ورجن آئی لینڈ کی ایک عدالت میں امریکہ میں پاکستان کا ہوٹل روز ویلٹ، پیرس کا سکرائب ہوٹل اور PIA کی 3 کمپنیز کے شیئرز منجمد کرنے کی درخواست کر دی، جو کہ منظور بھی کر لی گئی۔ پاکستان نے اس فیصلے کو چیلنج کیا تو برٹش ورجن آئی لینڈ کی عدالت نے پاکستان کی درخواست کو منظور کر کے پہلا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ ساتھ ہی پاکستان نے $6 ارب کی ادائیگی پر حکم امتناع بھی حاصل کر لیا۔ محکمہ معدنیات بلوچستان کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق کان کنی کے اس معاہدے کی مختلف فورمز پر مقدمہ بازی پر مجموعی طور پر $5 ارب 34 کروڑ کے قریب رقم خرچ کی جا چکی ہے۔ بین الاقوامی فورمز پر TCC کی پذیرائی کے بعد پاکستان نے اس معاملے کو عدالت کے باہر ہی نمٹانے کا فیصلہ کیا اور TCC یعنی ٹیتھیان کاپر کمپنی سے بات چیت شروع کر دی۔ اب کیا ہوگا پاکستان میں؟ دوستو، اس بات چیت کے بعد جو نتیجہ نکلا ہے وہ بظاہر تو پاکستان کے فائدے میں لگ رہا ہے۔ اب TCC جو نیا معاہدہ کر رہی ہے اس کے مطابق پاکستان اور TCC کا حصہ 50-50% ہوگا۔ پاکستان کے 50% حصے میں سے 25% وفاقی حکومت اور باقی 25% بلوچستان حکومت کو ملیں گے، جبکہ وفاق مختلف مد میں اپنے حصے میں سے بھی بلوچستان کو حصہ دے گا۔
पाकिस्तान पर आयद जुर्माना भी इस माहदे के तहत ही एडजस्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों, अब उम्मीद की जा सकती है कि इस नए फार्मूले के तहत पाकिस्तान से जल्द ही टीसीसी कंपनी सोना और तांबा निकालना शुरू कर देगी और इसमें से पाकिस्तान को हिस्सा मिलना भी शुरू हो जाएगा। उम्मीद है रैकोडिक के बारे में जो सवालात आपके जहन में थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। जी तो व्यूअर्स, आपने वीडियो मुकम्मल देख ली होगी। बलूचिस्तान के इतने से छोटे से हिस्से को अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमतों से नवाजा है, तो सोचे पूरे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमतों से नवाजा होगा। तो इस हालत में आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आप भी पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए और मैं भी पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ। इंशाल्लाह हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा और मेरी हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली मरतबा इससे भी अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।